हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 36 है 75 डेज टीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बाइनरी सर्च। और बाइनरी सर्च इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम मेरा मेन पर्पस ये प्रॉब्लम डिस्कस करने का यही है कि आपको एक बार फैमिलियर कराया जाए बाइनरी सर्च होता क्या है। ठीक है, तो मैं अपना ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर देखते हैं कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम काम कैसे करती है, क्या एल्गोरिदम है। ठीक है, तो लेट सपोज एक 100 फ्लोर की बिल्डिंग है और इसमें नीचे एक पाइपलाइन है। इसके अंदर से वाटर फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ हर फ्लोर पे पानी जाता है इससे। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि कोई ऐसा फ्लोर है जहाँ पर ये पाइपलाइन टूट गई और पानी वहाँ से फैल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर लेट सपोज यहाँ पर वो ब्रेक हो गई, तो ये जीरोथ फ्लोर से लेकर यहाँ तक तो पानी आ रहा होगा, लेकिन इस फ्लोर के ऊपर किसी भी फ्लोर में, मतलब इस फ्लोर के ऊपर किसी भी फ्लोर में पानी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही होगी। अब आपको ये पता लगाना है कि ये कौन सा फ्लोर है, फ्लोर नंबर कौन सा है जहाँ पर पानी की पाइपलाइन फूटी हुई है, मतलब जहाँ पर आपको रिपेयरमेंट करनी पड़ेगी पाइपलाइन की, जिससे पानी ऊपर जा सके। ठीक है, एक तरीका तो ये कि आप हर फ्लोर पर जाकर चेक करें। जीरो फ्लोर पर जाकर चेक किया कि पानी आ रहा है कि नहीं, फर्स्ट फ्लोर पर जाकर चेक किया, सेकंड फ्लोर पर जाकर चेक किया। तो ऐसे करते करते जब आप चेक करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फ्लोर है जहाँ पर पाइपलाइन ख़राब है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। लेकिन क्या इसको हम ऑप्टिमाइजली कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इस चीज़ को? कैसे कर सकते हैं? लेट सपोज, मतलब अगर इसी एग्जाम्पल को लेट सपोज अगर 90th नंबर के फ्लोर पे 90th नंबर के फ्लोर पे पाइपलाइन ख़राब होती तो मैं जीरो से चल के जाता, 0 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ से लेकर जीरोथ फ्लोर से लेकर मैं 90th फ्लोर तक मेरे को चेक करना पड़ता कि कहाँ पर पानी की पाइपलाइन ब्रेक है। तो वो पेन समझ रहे हैं कि 90 फ्लोर पे चेक करना है। तो किसी तरीके से इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं चेक करूं कि हर फ्लोर पे चेक करना है, तो नंबर ऑफ फ्लोर मैक्सिमम हो सकता है कि 99th फ्लोर पे ही ब्रेक हो रही हो या फिर 100 फ्लोर पे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन समथिंग, आप अगर कोड में इसको देख पा रहे हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन के आसपास है। तो क्या हम इसको ऑप्टिमाइज करके कर सकते हैं? ठीक है, तो देखते हैं। तो लेट सपोज मैंने 50th फ्लोर पे चेक किया। मैंने इस बिल्डिंग में 100 फ्लोर हैं। ठीक है, तो 100 और 0 इन दोनों के बीच में एक फ्लोर होगा 50th फ्लोर, उस पर मैंने चेक किया कि पानी आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब इधर दो केस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि पानी आ रहा है, यस, और दूसरा हो सकता है नो, मतलब पानी नहीं आ रहा। तो अब दोनों केस को हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। अगर 50th फ्लोर पे पानी आ रहा है, अगर 50th फ्लोर पर पानी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पानी की पाइपलाइन 0 से लेकर 50 तक कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुई होगी। तो क्या मेरे को 0 से लेकर 50 तक चेक करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो मतलब मेरी अब मेरे को कहाँ पर चेक करना है? केवल 50 से लेकर, मतलब 50 पर अगर आ रहा है, मैंने 50 फ्लोर पर चेक कर लिया, तो 51 से लेकर 100 तक चेक करने की ज़रूरत है। तो मेरी जो रेंज थी वो सीधे आधी हो गई। आप देख पा रहे हो 0 से लेकर 50 तक अब मेरे को चेक ही नहीं करना। लेट सपोज इधर नहीं आ रहा होता पानी। अगर लेट सपोज हम सेकेंड केस डिस्कस करें, अगर 50th फ्लोर पर पानी नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि 51 से लेकर 100 तक किसी भी फ्लोर पर पानी नहीं आ रहा होगा। तो मेरे को चेक कहाँ से कहाँ तक करना है? 0 से लेकर केवल 50 तक चेक करना है। तो सीधे सीधे आपकी जो भी रेंज है वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। अब इसके बाद मैं 0 से 50 तक रेंज रह गई अगर, तो मैं 25th पर चेक करूंगा। अगर 25th पे पानी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर पानी आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो पोजीशन जहां पर ब्रेक होगी वो इससे ऊपर ही होगी। तो मैं 26 से 50 तक चेक करूंगा। मतलब हर एक ऑपरेशन के बाद, हर एक आइट्रेशन के बाद मेरी जो लिमिट हो रही है, मतलब अगर मैं लिखूं हर एक ऑपरेशन के बाद मेरी जो रेंज है वो n/2 हो जा रही है। मतलब अगर लेट सपोज हमारी बिल्डिंग में 32 फ्लैट होते तो ये फर्स्ट आइट्रेशन में 16 रह जाते, सेकेंड आइट्रेशन में ये 8 रह जाते, थर्ड आइट्रेशन में ये 4 रह जाते, फोर्थ आइट्रेशन में ये 2 रह जाते हैं, और फिफ्थ आइट्रेशन में केवल 1 पे पहुंच जाते हैं। मैक्सिमम यही हो सकता है। हो सकता है इसके बीच में हमको मिल जाए वो पोजीशन जहां पर बिल्डिंग में जहां पर पाइपलाइन ब्रेक हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं? लेट सपोज अगर 64 लेंथ की बिल्डिंग होती तो मेरे को टोटल आइट्रेशन, अगर मैं नॉर्मली चलते हुए जाता एक एक कर तो ऑलमोस्ट मेरे को मैक्सिमम 64 आइट्रेशन लगते। लेकिन अगर
इस केस से हम समझें तो पहले केस में क्या हो जाएगा, पहले आइट्रेशन में 32 फ्लोर रह जाएंगे जहाँ पर चेक करना होगा। फिर सेकंड केस में, सेकंड आइट्रेशन में हमारे 16, थर्ड आइट्रेशन में 8, फोर्थ आइट्रेशन में हमारे 4, और फिफ्थ आइट्रेशन में 2 एंड सिक्स आइट्रेशन में 1। तो मैक्सिमम हम टोटल 6 आइट्रेशन में हमारा ये काम परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 32 के लिए लिखा, 32 के लिए कितना आ रहा था 5, जो कि हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। देखो 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6, तो नंबर ऑफ आइट्रेशन भी 6 ही है। मतलब 2 की पावर कितनी है उतने ही नंबर ऑफ आइट्रेशन हो जाएंगे। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अभी हम बात करेंगे जब हम इसको कोड को कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो अब हम वापस से हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमको एक एरे गिवन है और ये एरे एक सॉर्टेड एरे है। ठीक है, सॉर्टेड एंड असेंडिंग ऑर्डर, और हमको एक टारगेट इंटीजर गिवन है, हमको इसकी इंडेक्स वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा एक तरीका तो ये है कि आप स्टार्टिंग से जाइए, इंडेक्स इक्वल टू 0 से जाइए, आई इक्वल्स टू 0 पर चेक कीजिए, आई इक्वल्स टू 1 पर चेक कीजिए, आई इक्वल्स टू 2 पर चेक कीजिए, जहां पर भी आपको टारगेट के बराबर वैल्यू मिले वो इंडेक्स रिटर्न कर दीजिए। तो इस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो होने वाली है बिग O ऑफ n। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइनरी सर्च से किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको बाइनरी सर्च से कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, लेट सपोज अगर हम स्टार्टिंग में हम दो पॉइंटर बनाते हैं आई और जे, हमको ये पता है ये जो एरे है वो सॉर्टेड है, हमको गिवन है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो जो हमारा टारगेट वेरिएबल है वो ये आई और जे के बीच में ही कहीं होगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। हम सबसे पहले मिड पे चेक करेंगे, इसका मिड निकालेंगे। ठीक है, मिड कैसे निकालेंगे, आई प्लस जे डिवाइड बाई 2। ठीक है, मिड पर हम चेक करेंगे क्या वैल्यू पड़ी है। अब इसके दो केस हो सकते हैं। सबसे पहला ये हो सकता है कि एरे पर जो मिड में पड़ा हुआ है, एरे पर जो मिड में पड़ा हुआ है वो ग्रेटर देन टारगेट हो। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है कि एरे ऑफ मिड पर जो पड़ा हुआ है वो लेस देन टारगेट हो। ठीक है, एक और केस हो सकता है, वो कौन सा, एरे ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट हो। तो ये तो हमारा आंसर वाला केस हो गया। अगर ऐसा मिल गया तो हम डायरेक्ट जो मिड है यानी इंडेक्स है इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब पहला केस देखते हैं। अगर अगर हमारा एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन टारगेट है, मतलब हमारा टारगेट छोटा है। अगर हम किसी भी पोजीशन पे हैं जहाँ पर टारगेट छोटा है तो टारगेट को बड़ा करना है। मतलब अगर हमारी ये एरे है और मिड हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं और हमको पता है टारगेट इससे छोटा है, मतलब यहाँ कहीं आ रहा होगा टारगेट, तो क्या मेरे को इस एरिया में चेक करने की ज़रूरत है, नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा एंड पॉइंटर था, मतलब जो हम एंड पॉइंटर बनाएंगे उसको मिड -1 कर देंगे। मिड -1 यानी अब मेरे को चेक कहाँ से करना है, स्टार्ट पॉइंटर अगर मैं इसको लिखूँ, स्टार्ट इंडेक्स अगर मैं स्टार्टिंग में 0 लूँ और एंड इंडेक्स मेरे को अगर n-1 लूँ, तो स्टार्टिंग में मेरे को पूरे एरे में चेक करना था। लेकिन अब मेरे को पता चल गया कि मिड पर इससे बड़ी वैल्यू पड़ी है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एंड से कहूँगा एंड भाई तुम मिड -1 हो जाओ। मतलब अब मेरे को पूरे एरे में चेक नहीं करना, अब मेरे को स्टार्ट से मिड -1 तक चेक करना है, मतलब इस पॉइंट तक चेक करना है। अब अगर लेट सपोज ये वाली कंडीशन ट्रू होती, एरे ऑफ मिड लेस देन टारगेट होता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सिंपली हमारा जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो इधर कहीं पड़ा हुआ है, मतलब मिड के इधर साइड पड़ा हुआ है। तो मैं कह दूंगा भाई अब मेरे को ये 0 से स्टार्ट से मिड तक चेक करने की जरूरत है क्या, लेट सपोज ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो स्टार्ट से मिड तक मेरे को चेक करने की जरूरत है ही नहीं, अब मेरे को केवल चेक करना है मिड से लेकर एंड तक। तो मैं कहूँगा भाई स्टार्ट तुम हो जाओ मिड +1। ठीक है, इतना सा काम करना है, जो हमने हमारी बिल्डिंग वाली अप्रोच में देखा था वही चीज़ तो यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमको जो हमारा मिड है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर मिड टारगेट जो एरे में मिड पर जो बड़ा होगा वो टारगेट के इक्वल हो जाएगा। या फिर एक हो सकता है कि टारगेट प्रेजेंट ही ना हो सकता है ना कि टारगेट प्रेजेंट ही ना हो। उस केस में ऐसा होगा कि लेट सपोज हमने चेक किया कि एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। ठीक है, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं फटाफट से। लेट सपोज हमारा एरे होता 0 3 5 6 7 एंड ठीक है, लेट सपोज ये हमारा एरे, इनका इंडेक्सेस लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4। ठीक है और लेट सपोज टारगेट होता हमारा, लेट सपोज टारगेट होता हमारा टारगेट लेट सपोज 2। ठीक है, 2 वैल्यू जो है उसका इंडेक्स बताना है, हमको पता है कि 2 प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, अब कैसे चलेगा लूप, स्टार्टिंग में हमारा स्टार्ट जो वेरिएबल होगा वो स्टार्टिंग में हम 0 पर लिखेंगे और एंड
इस पूरे एरे में एंड कहाँ पर है, 4 पर है, यहाँ पर, मतलब 0 से लेकर 4 इंडेक्स के बीच में ही हमारा आंसर मिलने वाला, अगर मिलेगा तो। इसके अलावा तो कहीं मिल नहीं सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो हमारी मिड की वैल्यू होगी, मिड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 माइनस 0/2 यानी 2। तो स्टार्टिंग में मिड इंडेक्स ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एरे ऑफ मिड की वैल्यू क्या है। ये क्या वैल्यू है, 5 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 5 क्या टारगेट से बड़ा है, 5 टारगेट से बड़ा है, मतलब 5 अगर मिड पर जो वैल्यू है वो टारगेट से बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि इस साइड से पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इस साइड तो 5 से और बड़े एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल सी बात है कि 5 के अगर मिलेगी वैल्यू तो 5 के पहले ही मिल सकती है। तो क्या मैं एंड इक्वल टू मिड माइनस 1 लिख सकता हूँ, मिड माइनस 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी, मिड अभी 2 पड़ा हुआ है, 2 माइनस 1 यानी 1। ठीक है, तो एंड की वैल्यू हो गई हमारी 1। तो सीधे एंड उठ के आ जाएगा यहाँ पर, और स्टार्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, हमारा स्टार्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है और एंड पड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब फिर से हम मिड निकालेंगे। ठीक है, अब मिड इसके बाद क्या होगा, 0 प्लस 1/2 यानी 1/2 0। तो इस केस में मिड क्या हो जाएगा, 0, यानी 0th इंडेक्स पर चेक करेगा। 0th इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, एरे ऑफ मिड इक्वल टू पड़ा हुआ है हमारा 0। ठीक है, एरे ऑफ मिड इक्वल टू अगर 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो मिड पर वैल्यू है वो टारगेट से छोटी है, तो इसका मतलब इसके राइट साइड में मिल सकता है, 0th इंडेक्स तक तो मिल नहीं सकता। तो सिंपली अब मैं क्या करूंगा, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दूंगा। ठीक है, तो मिड प्लस 1 करूंगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। और एंड क्या है हमारा, एंड है 1, यानी हमारा स्टार्ट एंड से बड़ा हो गया है। ठीक है, हमें मतलब पूरे एरे में कहीं पर भी नहीं मिला, इसका मतलब ये है। तो हम लूप से बाहर निकलकर रिटर्न कर देंगे -1। इतने सा काम करना है हमको, बहुत ईजी कोड है। आप कोड देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे समय में आ जाएगा। ठीक है, समझते हैं कोड करके। तो सबसे पहले तो हम एक पॉइंटर बना लेते हैं दोनों, इंट स्टार्ट इक्वल टू 0, इंट एंड इक्वल टू, एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, नम्स डॉट लेंथ -1। ठीक है, अब ये लूप कब तक चलने वाला है, जब तक जो हमारा स्टार्ट है वो एंड से छोटा है। ठीक है, वाइल हमने देखा था ना अभी कि अगर नहीं मिलती है कोई वैल्यू तो स्टार्ट हमारा एंड से बड़ा हो जाता है। तो कब तक लूप चलेगा, जब तक हमारा स्टार्ट ग्रेटर सॉरी लेस देन इक्वल टू है एंड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल निकालेंगे इंट मेड, जो कि क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर चेक कर लेते हैं, इफ नम्स ऑफ मेड, अगर देखो बराबर वाली कंडीशन सबसे पहले चेक कर लेते हैं। अगर बराबर मिल गया है तो सिंपली यहीं पर रिटर्न कर देंगे, टारगेट के बराबर मिल गया तो रिटर्न कर देंगे हम रिटर्न हमारा जो इंडेक्स है मिड। ठीक है, एल्स इफ लिखेंगे, एल्स इफ नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन टारगेट, इसका मतलब ये है जो नम्स ऑफ मिड पर प्रेजेंट है वो एक बड़ी वैल्यू, हमको इसको छोटा करना है। बड़ी वैल्यू से अगर मिड के राइट में जाएंगे तो सारी वैल्यू मिड ज़्यादा होंगी। तो सिंपली हम एंड को कह देंगे भाई, एंड इक्वल टू मिड -1 हो जा, मतलब हमको जो एलिमेंट ढूंढना है वो इस मिड से पहले ही मिलेगा। ठीक है, एल्स में कौन सी कंडीशन आएगी, नम्स ऑफ मिड लेस देन टारगेट होगा, तो इसको नम्स ऑफ जो मिड पर पड़ी हुई है उसको वैल्यू बड़ी करनी है। तो सिंपली हमको पता है कि इधर तक तो 0 से लेकर मिड तक तो नहीं मिलेगी कोई वैल्यू, तो स्टार्ट इक्वल टू हम बना देंगे मिड +1। ठीक है, अगर इसके अंदर से किसी भी केस में रिटर्न मिड नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो लास्ट में हम कर देंगे रिटर्न -1। ठीक है, तो इस कोड को हम चलाकर देख लेते हैं फटाफट। ओके, हमारा कोड चल गया, सबमिट भी करके देख लेते हैं। ओके, तो हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। फटाफट हम इस कोड को ड्राई रन करने ले चलते हैं। तो इसको मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ। तो फटाफट से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट सपोज हमारा एरे होता ओके 7 9 12 15 एंड 20 एंड लेट सपोज जो एलिमेंट टारगेट एलिमेंट होता हमारा, टारगेट इक्वल टू होता 50। ठीक है, इस एलिमेंट का इंडेक्स हमको निकालना होता, तो इंडेक्स में लिख लेता हूँ 0 1
2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट को 0 लिख लेते हैं, स्टार्ट इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल टू लेंथ -1 यानी 4। ठीक है, अब जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है हमको ये लूप रन करना है, और मिड क्या हो जाएगा हमारा, मिड विल बी इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 यानी मिड इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू क्या है एरे ऑफ मिड पर, एरे ऑफ मिड पर अगर हम चेक करें तो हमारी वैल्यू पड़ी हुई है 12। ठीक है, 12 पड़ा हुआ है। अब जो 12 है हमारे टारगेट क्या था 15, तो टारगेट से छोटा है, टारगेट से छोटा है तो जो हमारी वैल्यू मिलने वाली है मिड के राइट में मिलने वाली है, एक चीज़ कंफर्म है क्योंकि सॉर्टेड एरे है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि स्टार्टिंग से लेकर मिड तक ये वैल्यू तो मिलना पॉसिबल नहीं है, यानी कि अब हमको चेक जो करना है वो मिड प्लस 1 से एंड तक चेक करना है। ठीक है, स्टार्ट को हमने मिड प्लस 1 कर दिया, और एंड क्या है हमारा, एंड हमारा 4 है, और स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड की वैल्यू थी 2, तो 2 + 1 यानी 3। तो अब हमारा जो स्टार्ट हो चुका है, मैं एक बार इसको रेज कर लेता हूँ फटाफट। ओके, तो अब हमारा जो स्टार्ट हो चुका है वो हो चुका है 2 + 1 यानी 3 एंड इक्वल टू 4। ठीक है, अगर मैं मिड निकालूँ अब, तो मिड जो हो जाएगा हमारा 3 + 4 7/2 यानी कि 3। ठीक है, अब थर्ड इंडेक्स पर जाकर चेक करूंगा, मेरे को मिल जाएगा 15। यानी अब कौन सा केस चलेगा, नम्स ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट, ये वाला केस चलेगा। तो सिंपली रिटर्न कर देगा, रिटर्न कर देगा 3। ठीक है, तो फटाफट से हम इस कोड को चलाकर देख लेते हैं, 7 9 12 15 20। टेस्ट केस हमारा जो था, हमारा जो टेस्ट केस था वो था 7 9 12 एंड 15 देन 20। ठीक है, और हमारा टारगेट वेरिएबल क्या था 15। ठीक है, इस केस में जो हमारा आउटपुट आना चाहिए 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पर 15 है, तो एक बार चलाकर देखते हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट वेरिएबल आउटपुट 3 आ रहा है, एक्सपेक्टेड भी 3 है, तो कोड हमारा एकदम बढ़िया से चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि कितनी बार आइट्रेशन हो रहा है, हमारे कोड में हमने देखा था कि पहले आइट्रेशन में मिड यहाँ पर आया, सेकेंड आइट्रेशन में हमको आंसर मिल गया। तो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए हम एक प्रिंट स्टेटमेंट और लिखते हैं। ठीक है, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख कर देखते हैं कितनी बार आइट्रेशन हो रहा है, तो वाइल लूप के अंदर कितनी बार जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख के आपको दिखाता हूँ कितनी बार वाइल लूप के अंदर जा रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फ्रॉम वाइल लूप। ओके, इसको चलाकर देखते हैं हम। ठीक है, अगर हम इसका आउटपुट देखें तो इसमें std आउट आप देखेंगे तो 2 बार ये प्रिंट कर रहा है फ्रॉम वाइल लूप, मतलब ये लाइन 2 बार चल रही है हमारी। तो जो वाइल लूप के अंदर आइट्रेशन हो रहा है ना 2 बार हो रहा है, इससे आपको ये चीज़ कंफर्म हो गई होगी। ठीक है, तो आपको एकदम अच्छे से कोड आउटपुट समझ में आ गया होगा, कैसे लाइन बाय लाइन चल रहा है वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ इस कोड की, तो हमने देखा जो हमारी साइज ऑफ एरे है जिसमें हमको जिस पार्ट में सर्च करना है वो हर बार डिवाइड बाई 2 हो जाती है हर आइट्रेशन के बाद। मतलब अगर मैं 64 लिखूँ तो 64 पहले 32 में कन्वर्ट होगा, देन 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन ये 8 देन 4 देन 2 देन 1। ठीक है, कितनी आइट्रेशन लग रही है, 1 2 3 4 5 6 आइट्रेशन में हो रहा है पूरा कोड। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 6 इक्वल टू 64 होता है। अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ, इधर भी लॉग ले लूँ, और दोनों का बेस 2 है, ठीक है, ये 6 आगे आ जाता है, 2 की पावर में है 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ऐसे। ठीक है, log 2 इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये हटा दूँ तो 6 इक्वल टू log 64 टू दी पावर 2 बेस। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 64 की जगह n जो लेंथ होती, एरे की लेंथ n होती, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू log n। जो तो ये क्या है, नंबर ऑफ आइट्रेशन, इसी को तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, ये कितनी आइट्रेशन लग रही है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इस केस में, log n टू दी बेस 2। ठीक है, तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाती है log n। तो एक और ट्रिक बताता हूँ आपको, जब भी बात log n जैसी दिखे आपको कि log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या पॉसिबल है या log n में करना है, तो हमेशा आप ट्राई कीजिए कि उसको बाइनरी सर्च के तरीके से एक बार सोच कर ट्राई कीजिए, हो सकता है कि उसमें बाइनरी सर्च लग रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।